हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूनिट 5 का सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ फिज़िकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। पिछली बार हमने ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा था। इस बार हम फिज़िकल रिसोर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले फिज़िकल रिसोर्स क्या होता है, भौतिक संसाधन है क्या चीज़, है ना। जितने भी मटेरियल्स या वस्तु हमारे काम आती हैं एक संस्था को चलाने में, उसके प्रबंधन में, उसको हम फिज़िकल रिसोर्स या भौतिक संसाधन कहते हैं। इन भौतिक संसाधनों का प्रयोग करके मानव संसाधन कार्य करते हैं। मतलब these physical resources are used by human resources in management। इस टॉपिक का सिनॉप्सिस देखते हैं। मीनिंग, अर्थ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजिंग फिजिकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के नियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधनों की विशेषताएं, स्कूल या इंस्टीट्यूशन यानी कि विद्यालय या कोई भी शैक्षिक संस्थान, लैब एंड इक्विपमेंट्स यानी प्रयोगशाला एवं साज सज्जा के साधन, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, हॉस्टल, प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान, स्टाफ रूम यानी हॉस्टल को आप छात्रावास कह सकते हैं, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, स्टाफ रूम शिक्षक कक्ष और क्लासरूम्स यानी आपकी कक्षा। इन टॉपिक्स को हम डील करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था रिसोर्सेज के बारे में, एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में कितने प्रकार के संसाधन का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले है फिजिकल रिसोर्स यानी कि भौतिक संसाधन, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन, तीसरा इंफॉर्मेशन रिसोर्स यानी कि सूचना संसाधन, फिर है फाइनेंशियल रिसोर्स यानी कि वित्तीय संसाधन। ये सारे संसाधन एक संस्था को चलाने में प्रयोग किए जाते हैं। लास्ट टाइम हमने ह्यूमन रिसोर्स पढ़ लिया है, जिसको कि हम मानव संसाधन कहते हैं, और इस बार हम पढ़ रहे हैं फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि भौतिक संसाधन, या जिसको कि हम मटेरियल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मटेरियल रिसोर्सेज यानी मटेरियल, वस्तु। जितनी भी वस्तु एक संस्था को चलाने में मानव द्वारा प्रयोग की जाएंगी, वह सब भौतिक संसाधन, मटेरियल रिसोर्सेज या फिजिकल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसका अर्थ थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। मटेरियल रिसोर्सेज आर फिजिकल रिसोर्सेज, यानी कि भौतिक संसाधन के लिए हम दूसरा वर्ड मटेरियल रिसोर्सेज भी वर्ड प्रयोग करते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज आर मेड बाय मैन, ये जितने भी भौतिक संसाधन हैं ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स आर द पीपल, मानव संसाधन वे सारे व्यक्ति हैं। Physical resource of an organization include manufacturing equipment and tools, inventories, production, assembly, office, building, money, storage and distribution facilities, etc. तो भौतिक संसाधन क्या होंगे? आपकी जो संस्था है, आपका जो बिल्डिंग है, आपका ऑफिस है, आपके जो स्टोर रूम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ है, ये सारा कुछ जिसका प्रयोग एक मानव करके, एक व्यक्ति करके इस संस्था को चलाता है, वह सब फिजिकल रिसोर्स है। मानव, ह्यूमन रिसोर्सेस कैन मेक यूज ऑफ फिजिकल एंड अदर रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन जो भी है, या मानव एक संस्था के जो व्यक्ति हैं, एक इंडिविजुअल्स जो हैं, वो फिजिकल रिसोर्स का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन
फिजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट मेक यूज ऑफ देयर ओन। भौतिक संसाधन अपना प्रयोग स्वयं नहीं कर सकते, वो किसी मानव द्वारा ही उपयोग उसका किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजिंग फिजिकल रिसोर्सेज। भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के नियम या सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग नीड्स, आवश्यकताएं निर्धारित करने का नियम। इसमें अगर हमारी आवश्यकता है तभी हमें वो रिसोर्स या वो संसाधन जुटाने चाहिए, अननेसेसरी उसको एक्यूमुलेट या एकत्र नहीं करना। प्रिंसिपल ऑफ एक्वायरिंग, अर्जन का सिद्धांत। मतलब अगर संसाधन को प्राप्त करने का सिद्धांत का पालन करना चाहिए। मतलब यू शुड एक्वायर थिंग्स। देन यूटिलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन, उपयोगिता का संसाधन। जिस चीज़ अगर संसाधन है आपके पास तो उसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। मेंटेनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑर्डर, संभालने का सिद्धांत। यानी अगर कोई संसाधन है आपके पास, भौतिक संसाधन, तो उसका रख रखाव भली भांति किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड रखने का सिद्धांत। मतलब जो भी सिद्धांत हमारे पास है उसका हमको रिकॉर्ड रखना चाहिए, रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी क्राइटेरिया, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जवाबदेही निर्धारण करने का सिद्धांत। जितने भी संसाधन हैं, भौतिक संसाधन हैं जिनको कि एक संस्था प्रयोग करती है, तो उसको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसका उपयोग होना चाहिए। उसकी जवाबदेही किसी न किसी पर होनी चाहिए कि कोई संसाधन है अगर आपके इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी जवाबदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी को लेनी चाहिए। वो संसाधन ऐसे ही नहीं होना चाहिए। सेम प्रिंसिपल्स हम इक्विपमेंट्स के लिए भी देख सकते हैं। इक्विपमेंट्स यानी कि उपकरण, जैसे जितने भी लैब में हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, ऑफिस में हम कंप्यूटर, टेलीफोन, ज़ेरॉक्स मशीन, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ये सब उपकरण में आ जाते हैं। ये लैब में जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब। तो इनके लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं? पहला है प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड, स्तरीय सिद्धांत। जितने भी उपकरण एक संस्था में उपयोग किए जाते हैं वो उच्च स्तर के होने चाहिए। इट शुड बी ऑफ अ हाई it should be of a higher level and not very localized type. Next is principle of durability, स्थायित्व का सिद्धांत। यानी ड्यूरेबल होने चाहिए, वो मजबूत उपकरण होने चाहिए, थोड़ी सी उनकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, नाजुक से या जल्दी से डैमेज हो जाएं, ख़राब हो जाएं, ऐसे नहीं होने चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, सादगी का सिद्धांत। जब हम उपकरण खरीदें तो उस समय उसकी सिंप्लिसिटी के अनुसार, उसको जितना सिंपल इक्विपमेंट होगा उतने अच्छे से हम उसका यूज़ कर पाएंगे, उतने अच्छा उसका यूज़ होगा, उतना अच्छा हम समझ पाएंगे उसको। तो सिंप्लिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। देन प्रिंसिपल ऑफ एस्थेटिक सेंस, सौंदर्यात्मक सिद्धांत। इसमें जब हम उपकरण खरीदें तो बाकी चीज़ों के साथ साथ हमको यह भी देखना चाहिए कि वो दिखने में भी अच्छा, सुंदर हो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस, मतलब संभाल का सिद्धांत। उस उपकरण की उचित संभाल होनी चाहिए, उसकी समय समय पर उसका रिपेयरिंग करना है, ओवर ऑयलिंग करना है, मरम्मत जिसको हम कहते हैं, उसका मेंटेनेंस सही होना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ
कीपिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड रखने का सिद्धांत। जब भी हम कोई उपकरण खरीदें तो उसकी भली भांति रिकॉर्ड होना चाहिए। कब उसका मेंटेनेंस किया हमने, कभी उसकी सर्विसिंग करी, कितने में ख़रीदा, उसका बिल, उसकी रिपेयरिंग, उसका अगर हमने उसको अपडेट किया है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमको रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट, भौतिक संसाधन प्रबंधन की विशेषताएं। पहला है एडिक्वेसी, पर्याप्तता। पर्याप्तता का मतलब, एडिक्वेसी मतलब जितने भी संसाधन एक संस्था में पाए जाते हैं वो पर्याप्त होने चाहिए, एडिक्वेट होने चाहिए। किस जगह पे यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, ये सारा कुछ देखते हुए वो एडिक्वेट होना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज संरक्षण एवं कल्याण, सेफ्टी एंड वेलबींग। मतलब जो भी भौतिक संसाधन प्रयोग किए जा रहे हैं उसका निर्माण स्वच्छता से किया गया है, लाइट और वेंटिलेशन है और सुरक्षित स्थान पर है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य। जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट इंडिविजुअली तो काम करता ही है, साथ में दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी मिलके वो काम करता है, ना कि उसके काम में दूसरे डिपार्टमेंट के काम में बाधा उत्पन्न करता है। तो सारे डिपार्टमेंट या जितने भी एक संस्था के अंदर अलग अलग विभाग हैं वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करें। नेक्स्ट इज सुंदरता या ब्यूटी। जैसे कि एक स्कूल में वो सुंदर दिखना चाहिए, जो भी उपकरण या फिजिकल रिसोर्सेज हमारे इंस्टीट्यूशन में लगे हैं या उपयोग होते हैं वो आकर्षक होने चाहिए, अट्रैक्टिव, एंड इट शुड लुक ब्यूटिफुल ऑल्सो, इट शुड हैव एस्थेटिक वैल्यूज ऑल्सो। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन। कोई भी उपकरण अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उसमें कठोरता, उसके प्रयोग में कठोरता नहीं होना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार उसमें हम कुछ सुधार लाकर उसको पर्याप्त स्थान दे सकते हैं, उसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आवश्यकता के अनुसार हम उसमें सुधार कर सकते हैं, उसकी जगह बदल सकते हैं। इस टाइप के उपकरण लेने चाहिए, ना कि एकदम रिजिड हो और जिसको कि हम अपने कंडीशंस के अनुसार एडजस्ट ना कर पाए। देन इकोनॉमी, मितव्ययिता, वो सारी संसाधन जो हैं, भौतिक संसाधन जो हैं, उस पर फाइनेंशियली भी हमको विचार करना चाहिए। बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, बहुत ही सस्ता भी नहीं होना चाहिए, और बहुत प्रैक्टिकल, व्यवहारिक होना चाहिए। अब इन फिजिकल रिसोर्सेज के अंतर्गत हम एक एग्जाम्पल स्कूल का ले सकते हैं या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ले सकते हैं, जिसको कि हम इन हेडिंग्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है, अगर हम एक स्कूल में देखते हैं तो पहला क्राइटेरिया हमको देखना है उसका फिजिकल रिसोर्सेज के अंतर्गत साइट सिलेक्शन, यानी कि स्कूल या शाला की भवन की स्थिति एवं स्थान। तो पहला है उसके अंतर्गत परिवेश, सराउंडिंग। उसका सराउंडिंग साफ सुथरा होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, फ्रेश एयर्स होनी चाहिए, प्रकाश एवं ताज़ी हवा होनी चाहिए, वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल या कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री के पास नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे सराउंडिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट इज समभूमि या लेवल, मतलब जो स्कूल की बिल्डिंग है उसका जो ग्राउंड लेवल है वो बहुत नीचे नहीं होना चाहिए मेन रोड से, क्योंकि अगर बारिश होती है तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है। या बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट हाइट पे वो संस्था की
लैंड होना चाहिए। देन डायरेक्शन, दिशा, ऐसी दिशा होनी चाहिए कि उस पर प्रॉपर सनलाइट हो, अंधेरा ना हो बिल्डिंग में, सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में ना हो कि उसमें पूरा दिन आपको छाया मिले, और जितनी धूप की ज़रूरत है, जितनी सनलाइट रिक्वायर्ड है, उतना मिलना चाहिए। देन शेप, आकार, शेप ऑफ द बिल्डिंग, या जिसको कि हम आकार बोल सकते हैं स्कूल का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का, वो खुला खुला होना चाहिए। जितनी ज़्यादा लाइट होगी, वेंटिलेशन होगा, फ्रेश एयर होगा, उतना उसको अच्छा मानते हैं। देन सर्विस कंडीशंस, या कि सेवा स्थितियाँ, माने कि जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम है, पीने के पानी की व्यवस्था है, लाइट है, ये सब इजीली अवेलेबल होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज सॉइल, मिट्टी, वो ज़्यादा मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें ग्राउंड वाटर सफिशेंट होना चाहिए, भूजल जिसको कहते हैं भूजल स्तर, वो सफिशेंट होना चाहिए। देन स्कोप ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन, भावी विस्तार के लिए क्षेत्र, अगर स्कूल ने कोई ज़मीन पहले से ली हुई है और उसके आगे के एक्सटेंशन के प्लान हैं, तो उसको अकॉर्डिंगली अपनी ज़मीन लेनी चाहिए। अगर उसे आगे विस्तार करना है अपनी बिल्डिंग का, तो उसके अनुसार अपने ज़मीन में कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। ये जो ज़मीन है, ये किसी तंग गली में या मोहल्ले के बीच में नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर हमको एक्सटेंशन करना है, एक्सपेंशन करना है अपनी बिल्डिंग का, तो हमारे पास ज़मीन की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें साइट सिलेक्शन, जिसको कि हम भवन की स्थिति या स्थान जिसके लिए कह रहे थे, वो चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज एरिया, क्षेत्रीय आवश्यकता, एरिया रिक्वायरमेंट। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके स्कूल का क्या प्रकार है, टाइप ऑफ स्कूल। ये अगर आपका रेसिडेंशियल स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, गांव के किसी स्कूल है, तो अकॉर्डिंगली आपका एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल में विद्यार्थी की संख्या, स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में। 50 से 60 अगर विद्यार्थी हैं एक कक्षा में कम से कम, तो आपकी कक्षा का एरिया कितना 600 स्क्वायर फीट होना चाहिए। फिर इसके अतिरिक्त वहाँ पे ऑफिस होना चाहिए, स्टाफ रूम होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, लैब होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी होना चाहिए। देन जैसे कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड ने कहा है कि यदि बच्चों की संख्या 160 है, 160 है, तो भवन का क्षेत्रफल हाफ एकर्स में होना चाहिए, जिसमें और खेल के मैदान का क्षेत्रफल 2 से 3 एकड़ होना चाहिए। अगर बच्चों की संख्या 320 है, तो भवन का क्षेत्रफल यानी बिल्डिंग का एरिया 1 एकड़ होना चाहिए, और खेल के मैदान का यानी कि प्लेग्राउंड का 4 to 5 एकर्स होना चाहिए। इसी तरीके से अगर 480 है, तो 1.5 एकर्स और ऑफ लैंड एरिया एंड 6-7 एकर्स ऑफ प्लेग्राउंड होना चाहिए। यह सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा सजेस्टेड है। नेक्स्ट, ये किस पे डिपेंड करता है, कोर्सेज ऑफ स्टडी, अध्ययन कोर्स। जितनी ज़्यादा हम विषय पढ़ा रहे हैं, अकॉर्डिंगली उधर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। साइंस अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो लैब्स अच्छे होने चाहिए। अगर हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो सामने में एक फार्म होना चाहिए, कृषि करने लायक एक खेत जैसा कुछ होना चाहिए, जहाँ पे हमारे बच्चे फील्ड में जाके काम कर सकें। एक अच्छा स्टोर रूम होना चाहिए, वर्कशॉप होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को कोर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। देन को करिकुलर एक्टिविटीज़, पाठ्य सहायक क्रियाएं। जितनी अच्छे स्कूलों में
बहुत सारी पाठ्यक्रियाएँ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि कॉम्पिटिशन, सेमिनार्स, एग्जीबिशंस और स्पोर्ट्स, ये सब किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ डिज़ाइन। ये जो डिज़ाइन है, ये बिल्डिंग के डिज़ाइन की बात हो रही है ना, स्कूल की बिल्डिंग की डिज़ाइन की बात हो रही है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, या तो ओपन सिस्टम होता है या फिर दूसरा क्लोज्ड सिस्टम होता है। खुली हुई योजना और बंद योजना। खुली हुई योजना ज़्यादा यूज़ की जाती है, ज़्यादा उसका उपयोग किया जाता है। उसके अंतर्गत जो बिल्डिंग का जो शेप होगा, डिज़ाइन होगा, वो इंग्लिश के इन अल्फ़ाबेट्स, इन लेटर्स के जैसा होगा, जैसे कि HELTIY या U। और दूसरा है जो क्लोज्ड सिस्टम या बंद योजना। इसमें नॉर्मली बिल्डिंग का शेप रेक्टेंगुलर, आयत ही होता है, लेकिन ये भी दो प्रकार का हो सकता है, या तो सॉलिड रेक्टेंगल, ठोस आयत, या हॉलो रेक्टेंगल या शून्य आयत। ठोस आयत मतलब बिल्डिंग पूरी सेंटर से पूरी बिल्डिंग रूम्स में कन्वर्टेड रहेंगी, और हॉलो में क्या होगा, चारों तरफ बिल्डिंग रहेगी और बीच में खाली जगह होगी, तो वो कहलाता है हॉलो डिज़ाइन एंड सॉलिड डिज़ाइन। फिर इसमें हम देखेंगे वेंटिलेशन एंड ह्यूमिडिटी। यानी कि वायु संचारण तथा आर्द्रता। यानी फिर से वही चीज़, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए बिल्डिंग में, उसका जो तापमान की व्यवस्था है, उचित व्यवस्था होनी चाहिए, गर्मी में बहुत गर्मी नहीं लगना चाहिए, उसकी खिड़कियों की व्यवस्था, वेंटिलेशन, रोशनदान, वेंटिलेटर्स, एग्जॉस्ट फैन, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। देन स्कूल कैंपस, मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल कैंपस, स्कूल के प्रांगण की देखभाल। यानी कि स्कूल के लिए भवन होना उतना ही आवश्यक है जितने कि उसकी देखभाल करना है। प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, रख रखाव होना चाहिए, समय समय पर उसकी पोताई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, और जो ब्लैक बोर्ड है, फर्नीचर है, सीढ़ियाँ हैं, डस्टबिन है, इन सब चीज़ों का भी अच्छे से मेंटेनेंस होना चाहिए। जो प्लेग्राउंड है या स्कूल का गार्डन है या वॉशरूम है, ये सारी चीज़ों का भी प्रॉपर देखभाल होनी चाहिए। अगर रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो रिपेयरिंग होनी चाहिए, मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो मेंटेनेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज़ गार्ड अगेंस्ट हैज़र्ड्स, यानी भवन का दुर्घटना के विरुद्ध संरक्षण। जैसे मतलब अगर आग लग जाए तो हम स्कूल में या उस इंस्टीट्यूशन में क्या व्यवस्था है, बिजली के तार या हाई टेंशन वायर्स तो नहीं जा रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर से, ये देखना है। लाइटनिंग कंडक्टर होने चाहिए बिल्डिंग में, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। देन भवन की आवाजाही, ट्रैफिक इन द बिल्डिंग। मतलब अगर विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, जब क्लास ख़त्म होती है या रिसेस होती है तो कॉरिडोर में जब निकलते हैं, या छुट्टी होती है तो कॉरिडोर में निकलते हैं, तो एक्सेस ट्रैफिक नहीं होना चाहिए वहाँ पे, वो जगह जाम नहीं होनी चाहिए, कॉरिडोर जाम नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, टाइम टेबल को इस प्रकार से बनाया जाए कि किसी भी पीरियड के अंत में अधिक ट्रैफिक ना हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आवाजाही ना हो। नेक्स्ट इज ब्यूटिफिकेशन ऑफ द कैंपस, प्रांगण की सौंदर्यीकरण। यानी कि बहुत अच्छे से लॉन डेवलप हो, फूलों के गमले हों, कमरों की दीवारों का पेंट अच्छा हो, वहाँ के हॉल, लाइब्रेरी, लैब सब बहुत सुंदर से सजाया गया हो, व्यवस्थित हो, दीवारों पर नोटिस बोर्ड हो और मैगजीन्स, चार्ट्स ये सब लगे हों, इस तरीके से उसका ब्यूटिफिकेशन किया जा सकता। नेक्स्ट वी कम टू लैब एंड इक्विपमेंट्स, मतलब कि प्रयोगशाला एवं साज सज्जा। इसमें क्या है, सबसे पहले हम
लैब क्या होता है? जहाँ पे हम करके सीखते हैं, वे वी लर्न बाय डूइंग। यहाँ पे हम अपने नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं। तो इसके सिद्धांत के अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं कि एक तो बहुत आकर्षक होने चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, वो जो चीज़ें हमको एक लैब में लगती हैं वो सब व्यवस्थित ढंग से रखी होनी चाहिए। हर लेवल के जो स्टूडेंट है, जैसे कि सेकेंडरी स्कूल, माध्यमिक स्तर, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, तो हर स्तर के बच्चों के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए, डिफरेंट लैब्स फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। देन प्रयोगशाला जो है, लैब शुड बी द रूम, लैब शुड बी अ बिट बिगर फ्रॉम द नॉर्मल क्लासरूम। उसकी जो साइज़ है, प्रयोगशाला की जो साइज़ है, कक्षा का जो वो है, वो सामान्य से, नॉर्मल क्लासरूम से बड़ा होना चाहिए। फिर एक स्टोर रूम होना चाहिए, उसमें पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। फिर एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट फर्नीचर, वहाँ पे जितने भी फर्नीचर यूज़ किए जा रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए और आवश्यकता के अनुसार वहाँ पे होने चाहिए। वहाँ पे एक प्रभारी अध्यापक होना चाहिए, इंचार्ज टीचर होना चाहिए अलग से। उस लैब से संबंधित जो उपयोगी साहित्य है या उपकरण है, वो सब वहाँ होने चाहिए, मतलब रेलेवेंट बुक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स शुड बी अवेलेबल। अब प्रकार, टाइप्स ऑफ लैब एंड इक्विपमेंट्स, जैसे विषय हैं उस स्कूल में, उसके अकॉर्डिंग उतने प्रकार के लैब हो सकते हैं। जैसे कि अगर साइंस विषय है स्कूल में तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लैब हो सकता है। अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफी का भी लैब होता है। तो ऐसे हर उसके, बायोलॉजी है तो बॉटनी और जूलॉजी के लैब अलग अलग हो सकते हैं। और हर में वो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उपकरण होने चाहिए, सिंक होने चाहिए, स्टडी मटेरियल होना चाहिए, इंचार्ज होना चाहिए, एक अलग स्टोर रूम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लैब में होनी चाहिए। अब प्रयोगशाला के लाभ, एडवांटेजेस। पहला, हमको प्रैक्टिकल, वी गेन प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसमें छात्र की रुचि बढ़ती है, डेवलप्स इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे छात्र करके सीखता है, स्टूडेंट लर्न बाय डूइंग। यहाँ पे नवीन शिक्षा प्राप्त होती है, दे गेन न्यू नॉलेज। और प्रगतिशील शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, यूज़ ऑफ डेवलपिंग टीचिंग मेथड्स। यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलप होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना हम सीखते हैं, वी लर्न सीक्वेंशियल वर्किंग। प्रेरणा तथा रुचि का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। कौशलों का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स। अब हम देखते हैं, यहाँ पे इक्विपमेंट्स के बारे में भी हम लिख सकते हैं। इक्विपमेंट्स के अंतर्गत हम फर्नीचर या जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, विद्युत उपकरण, या लैब में यूज़ करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है, या ऑफिस में जो हम चीज़ें मशीन्स यूज़ करते हैं, जैसे ज़ेरॉक्स मशीन है, कंप्यूटर्स है, वो सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को भी हम इक्विपमेंट्स में डाल सकते हैं। तो इनका भी रख रखाव, साफ सफाई, मेंटेनेंस, मरम्मत, और फिर इनकी अपडेट करना, ये सब होगा। और इसके लिए भी हर इक्विपमेंट के लिए हम अलग अलग प्रभारी इंचार्ज नियुक्त कर सकते हैं, ताकि उसका रख रखाव बहुत अच्छे से हो। इसके लिए अलग रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं हर इक्विपमेंट का, कि कब ख़रीदा गया, कब उसको रिपेयर किया गया, कब उसको अपडेट किया गया, ये चीज़ डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। फिर उसकी सफाई की पूरी व्यवस्था ये भी कर सकते हैं हम।
फिर ये ज़रूर ध्यान देने वाली बात है कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे भी ना हों और बहुत लोकल क्वालिटी के भी ना हों, अप्रोप्रिएट हों। और अगर जैसे फर्नीचर है तो हम फर्नीचर पे सीरियल नंबर्स डाल सकते हैं ताकि हमको मालूम रहे उस इंस्टीट्यूशन में कितने फर्नीचर, कितने टेबल, कितने चेयर्स हैं, कितने नए हैं, कितने पुराने हैं। ये सब हम उस पर सीरियल नंबर डाल के जान सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी, पुस्तकालय। एक लाइब्रेरी एक इंस्टीट्यूशन की साइलेंट टीचर मानी जाती है। ये उसका हृदय होता है, इट इज़ द हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसमें बौद्धिक विकास होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यहाँ पे विद्यार्थी को पुस्तक पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। वह अध्यापक को भी अगर ज्ञान अर्जित करना है तो वो भी पुस्तकालय का उपयोग, लाइब्रेरी का यूज़ कर सकता है। वहाँ पे टेक्स्ट बुक्स भी पाई जाती हैं, रेफरेंस बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक और संबंधित पुस्तक भी पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका साइलेंट रीडिंग की हैबिट डेवलप होती है, जिसको कि हम मौन वाचन कहते हैं। उस आदत का विकास होता है जो कि बहुत अच्छी आदत है। एंड यहाँ पुस्तकालय से हमारे अध्ययन के प्रति रुचि, इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्टडिंग डेवलप्स। जब हम किसी लाइब्रेरी का निर्माण करते हैं तो जब हम मेन बिल्डिंग को डिसाइड करते हैं तभी हमको लाइब्रेरी के बारे में भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि लाइब्रेरी कहाँ रखी जाएगी, कितनी बड़ी होगी और वहाँ पे कैसे सारी चीज़ें रहेंगी। वो एक एकांत जगह में होनी चाहिए, वहाँ पे लाइट और वेंटिलेशन पूरे तरीके से होनी चाहिए, वो साउंड प्रूफ होना चाहिए एक्चुअली, ध्वनि रोधक। और वहाँ का वातावरण एकदम शांत होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। फिर पुस्तकालय के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर अलमारी, रैक और समाचार पत्र रखने का स्टैंड, जर्नल्स रखने का स्टैंड, टेबल, चेयर्स आदि चीज़ें बहुत अच्छे से व्यवस्थित होनी चाहिए। वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड होना चाहिए, एक वॉल क्लॉक होनी चाहिए और वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो एक लाइब्रेरी का है वो एक लाइब्रेरियन जो उसकी देखभाल करता है। हर संस्था को एक अलग लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष जिसको हम कहते हैं, उसको नियुक्त करना चाहिए, जिसको कि उस पुस्तकालय के बारे में पूरी जानकारी हो और उस पुस्तकालय में रखे हुए सारी पुस्तकों का ज्ञान वो अधिक उसमें अपने छात्रों को और शिक्षकों को दे सके। यहाँ जितनी भी पुस्तक रखी गई हैं वो उसका बजट बना सकता है, लाइब्रेरियन उसका बजट बनाता है। अगर कोई फटी पुरानी पुस्तक है तो उसकी समय समय पर मरम्मत करवा सकता है, मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स। बुक्स को इशू करना, भले वो टीचर्स को हो चाहे स्टूडेंट्स को हो, फिर उनसे वापस लेना और उसका डिटेल मेंटेन करना, ये भी कार्य लाइब्रेरियन का होता है। उसकी स्वच्छता, उसकी व्यवस्था और अनुशासन यानी क्लीनलीनेस, प्रॉपर अरेंजमेंट्स एंड डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें लाइब्रेरियन को देखना चाहिए। फिर नवीन पुस्तकों का प्रदर्शन, न्यू बुक्स को कैसे डिस्प्ले करना है, इसके बारे में भी लाइब्रेरियन डिसीजन ले सकता है। अब पुस्तकालय के प्रकार ये 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है केंद्रीय पुस्तकालय, सेंट्रल लाइब्रेरी, एक कक्षा पुस्तकालय, क्लास लाइब्रेरी, और तीसरा है विषय पुस्तकालय या सब्जेक्ट लाइब्रेरी। केंद्रीय पुस्तकालय यानी एक ही पुस्तकालय, पूरे संस्था का एक पुस्तकालय है जहाँ पे सारी पुस्तकें सभी विषय की मिलती हैं, तो वो कहलाएगी केंद्रीय पुस्तकालय या सेंट्रल लाइब्रेरी। कक्षा पुस्तकालय जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, क्लास लाइब्रेरी,
हर कक्षा में पुस्तकालय की अगर व्यवस्था की जा सके तो ये बहुत अच्छा होता है, और छात्र अपने ही लेवल की बुक्स और अपने ही सब्जेक्ट से रेलेवेंट बुक्स वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। फिर है विषय पुस्तकालय। हर विषय की पुस्तक पृथक पृथक रखने की व्यवस्था विषय पुस्तकालय कहलाती है। मतलब कि एवरी सब्जेक्ट books of every subject is maintained individually by the subject teacher। यहाँ पे एक अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है जो कि अपने विषय से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छी बुक्स को एक्यूमुलेट करे, उन्हें अरेंज करे और अपने स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराए। Next is hostel. हॉस्टल इज़ द सेकेंड होम ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर द स्टूडेंट्स। एक तुम्हें दूसरा घर होता है एक छात्र के लिए अगर वो हॉस्टल में रहता है। तो ये हॉस्टल हम क्यों एक छात्र एक हॉस्टल में क्यों रहता है, क्योंकि हो सकता है उसके वो बहुत दूर कहीं गांव से आ रहा हो, किसी कस्बे से आ रहा हो, तो उसका जो स्कूल या कॉलेज है वो दूर पड़ता हो उसे, तो इसीलिए वो हॉस्टल में रह सकता है। उसे प्रतिदिन घर से आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है तो वो हॉस्टल में रह सकता है। और अगर किसी स्टूडेंट को अपने घर में पढ़ने में सुविधा नहीं मिलती है तो भी वो हॉस्टल में रहने आ जाता है। या किसी के पेरेंट्स का ट्रांसफरेबल जॉब है तो भी वो हॉस्टल में एडमिशन ले लेता है और वहाँ रहने आ जाता है। हॉस्टल जितना अच्छा हॉस्टल होता है छात्र की पढ़ाई में उतना ज़्यादा वह महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। शारीरिक पक्ष का विकास, मतलब जैसे कि अच्छा भोजन, वहाँ पे अच्छा स्वच्छ जल मिले, खेल कूद की व्यवस्था हो तो छात्र का शारीरिक पक्ष फिजिकल एस्पेक्ट डेवलप होता है। मेंटल एस्पेक्ट मेंटल डेवलपमेंट होता है अगर वहाँ पे बहुत अच्छी लाइब्रेरी हो और रीडिंग रूम हो और टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हों, बहुत अच्छी व्यवस्था हो। तो नैतिक विकास होता है अगर उसको सारी डिसिप्लिन्ड वहाँ पे डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल उसको मिलती है और अच्छी हैबिट फॉर्मेशन, उपयुक्त आदतों का विकास होता है तो उसके नैतिक मूल्यों का भी विकास वहाँ पे हो जाता है और वो बहुत अनुशासन युक्त, डिसिप्लिन और संयमित जीवन सीखता है वहाँ पे। ये जो हॉस्टल है, छात्रावास जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ये जब अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जब बनाया जाता है तो वो सड़क से दूर होना चाहिए, रोड से बहुत दूर होना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी शोर ना हो, स्वच्छ जगह हो, हेल्दी एनवायरनमेंट हो, खुला हो, ओपन हो। वहाँ पे कॉमन रूम होना चाहिए जिसको कि हम सामान्य कक्ष कहते हैं, जहाँ पे छुट्टी वाले दिन सब लोग बैठ के एंजॉय कर सकें, लेजर टाइम अपना वहाँ पे बिता सकें। एक रीडिंग रूम, वाचनालय होना चाहिए। एक अतिथि कक्ष यानी कि गेस्ट रूम होना चाहिए, अगर कोई मिलने आता है किसी छात्र से, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, तो वो वहाँ बैठ सकें। फिर एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए जहाँ पे छोटी मोटी अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वहाँ पे कुछ उनको हेल्प मिल सके बच्चे को। फिर जो हॉस्टल का जो वार्डन है उसके लिए भी एक अलग कमरा होना चाहिए और एक स्टोर रूम होना चाहिए जिसमें कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा है, जो आगे के लिए स्टोर की जा सकें, वो वहाँ अलग से अच्छे से रखी जा सकें। अब यहाँ पे हम वार्डन की क्या ड्यूटीज़ हैं जिसको कि हम छात्रालय अध्यक्ष कहते हैं, उसे बहुत ही उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, चरित्रवान होने चाहिए, उसमें अच्छे गुण होने चाहिए, वो बहुत योग्य होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और
एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, जनतांत्रिक वातावरण की स्थापना वो करना चाहिए। सबको मतलब जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको डिवाइड कर दे अपने स्टूडेंट्स में, और हर छात्र अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति उनका वो पालन करे, और बहुत अच्छे से वहाँ पे कार्य कंट्रोल हो सकता है, डिसिप्लिन कंट्रोल हो सकता है। जैसे कि भोजन समिति, सफाई समिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम की समिति, खेल कूद की समिति, अनुशासन की समिति, ये सब बनाई जा सकती है। जैसे कि कमिटीज़ है ना, क्लीनलीनेस कमेटी, कल्चरल एक्टिविटी कमेटी, स्पोर्ट्स कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी, ऐसे अलग अलग कमेटी बना के उसके हेड्स बना के स्टूडेंट्स को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता के उनसे अकॉर्डिंगली फंक्शन करने को कहा जा सकता है, ताकि वार्डन उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न में बदल सकें। हर छात्र को रहने के लिए सही स्थान भी मिलना चाहिए, और उसको जो आवश्यक चीज़ें हैं जैसे कि बेड है, टेबल है, चेयर है, अलमारी, रैक, ये सब मिलना चाहिए। उसके जो रूम है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, और उन बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण हो, ये भी वार्डन को देखना है। वो किस टाइप के रीडिंग स्किल डेवलप कर रहा है, उसकी हर चीज़ों के बारे में वार्डन को पता होना चाहिए। वार्डन को अपने हॉस्टल रिकॉर्ड्स यानी छात्रावास अभिलेख, यानी कि जो भी चीज़ें वहाँ पे उपयुक्त होती हैं हॉस्टल में, उसका रिकॉर्ड रखना। कौन एक संपत्ति रजिस्टर जिसको हम कह सकते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उस हॉस्टल में उसका डॉक्यूमेंटेशन। देन एंट्रेंस रजिस्टर, प्रवेश रजिस्टर, कौन मिलने आ रहा है, कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, इसके बारे में। उपस्थिति रजिस्टर यानी कि अटेंडेंस रजिस्टर, प्रतिदिन कितने बालक वहाँ पे या स्टूडेंट्स हैं, रोज़ उनका अटेंडेंस होना चाहिए। देन सिक्योरिटी रजिस्टर या प्रतिभूति रजिस्टर, जिसमें कि कितना कहाँ पे एक्सपेंसेस हैं। अगर किसी के लिए हम कोई वार्डन या इंस्टीट्यूशन कुछ एक्सपेंडिचर कर रहा है, कुछ खर्चा कर रहा है, तो उसके बारे में सिक्योरिटी रजिस्टर में पूरा उसका विवरण होना चाहिए। देन भोजनालय रजिस्टर या मील्स रजिस्टर जिसको हम कहते हैं, कितने लोग खाना खाने आए, कितने नहीं आए, क्यों नहीं आए, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। फिर कितना राशन आया, कितना राशन गया, खर्चा हुआ, इसके बारे में भी उसमें एंट्री होती है। देन सारी कमिटीज़ अगर जैसे फॉर्म की जा रही हैं समितियाँ, तो हर समिति के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए, विभिन्न समितियों का रजिस्टर, कमिटी रजिस्टर। देन अतिथि रजिस्टर यानी कि गेस्ट रजिस्टर, कौन कौन आ रहा है मिलने के लिए, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन, उनका पूरा विवरण होना चाहिए। माता पिता अगर कौन ठहरने आ रहा है, कौन विज़िट करने आ रहा है, इस बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक वार्डन को सामाजिक होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके मानवीय दृष्टिकोण यानी कि ह्यूमन रिलेशंस उसके बहुत अच्छे होने चाहिए, जो एक दूसरे की भावनाओं को समझें, उनका आदर करें, ये सारे गुण पाए जाने चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्लेग्राउंड या क्रीड़ा स्थल। एक संस्था में क्रीड़ा स्थल या प्लेग्राउंड होना अति आवश्यक है। एक इंस्टीट्यूशन में, एक संस्था में, एक स्कूल में आउटडोर इंडोर गेम्स खेलने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि कैरम है, चेस है, लूडो है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, खो खो है, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ऐसे अलग अलग खेल खेलने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उससे रेलेवेंट सारे उपकरण वहाँ पाए जाने चाहिए, और अच्छा प्लेग्राउंड और अच्छे स्पोर्ट्स की व्यवस्था जहाँ होती है, तो वहाँ छात्रों के शारीरिक विकास की भी पूरी
विशेष उनको अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट इज स्टाफ रूम, शिक्षक कक्ष। एक विद्यालय में शिक्षकों की भी बैठने की व्यवस्था सही से होनी चाहिए, जहाँ पे शिक्षक अपने शिक्षण से संबंधित विचार विमर्श कर सकें, थोड़ा सा विश्राम कर सकें, और उनके लिए अलग अलमारियाँ, अलग बैठने की व्यवस्था, उनके डॉक्यूमेंट्स, फाइल, ये सब रखने के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्लासरूम, कक्षा। एक अच्छे संस्था में छात्रों के लिए अच्छे क्लासरूम्स होने चाहिए। जितने उनके नंबर्स है उतने अकॉर्डिंग रूम्स होने चाहिए। 40 छात्र के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, कम से कम 40 छात्र बैठ सकें, इतना एक कक्षा में इतना स्थान होना चाहिए। फिर कुर्सी, टेबल और लाइट, वेंटिलेशन, ब्लैक बोर्ड, टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सामग्री, अलमारियाँ, नोटिस बोर्ड, ये सब चीज़ों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फिज़िकल रिसोर्सेज के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कि हम स्कूल के बारे में पढ़े हैं, लैब के बारे में पढ़े हैं, हॉस्टल के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में, स्टाफ रूम, प्लेग्राउंड, क्लासरूम, एक्सेट्रा। थैंक यू।